नमस्कार साथियों, मैं आप सबका अपने चैनल जिसका नाम एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पारसरी है, मैं स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज बारी है तुला लग्न की, जो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि होती है। यदि किसी का जन्म ऐसे समय हुआ है जब पूर्व दिशा में तुला लग्न उदित हो रही हो, तब लग्न में तुला लग्न का अंक 7 लिखा जाता है। तुला एक चर राशि है। इसी तरह से 1, 4, 7 और 10 मतलब मेष, कर्क, तुला और मकर 1, 4, 7, 10 ये चर राशियां कही जाती हैं। चर राशियों की कई विशेषताएं हैं। उसमें से एक विशेषता है ऐसे व्यक्ति जो चर राशियों वाली लग्न में पैदा होते हैं, डायनेमिक होते हैं, गतिशील होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और निरंतर अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करते रहते हैं। दूसरा यह है कि ये चारों राशियां ऐसी हैं, जैसे मेष में सूर्य उच्च का होता है, कर्क में बृहस्पति उच्च का होता है, तुला में शनि उच्च का होता है और मकर में मंगल उच्च का होता है। इस तरह से इन राशियों में कोई न कोई ग्रह उच्च का होता है। कई ऐसी राशियां हैं जिनमें कोई ग्रह उच्च का नहीं होता, जैसे सिंह राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि। तो इन राशियों को इस बात का लाभ प्राप्त है कि इनमें कोई न कोई ग्रह उच्च का होता है। अगर आप ज्योतिष के लिए नए हैं तो जन्मांग लीजिए, जिसे जन्म कुंडली कहा जाता है, जन्मांग कहा जाता है या राशि चक्र कहा जाता है, राशि कुंडली कहा जाता है। राशि चक्र से थोड़ा भ्रम होता है, राशि कुंडली कहा जाता है। उसमें जहां लग्न लिखा हो वहां देखिए कौन सा अंक लिखा हुआ है। उस अंक से जो संबंधित राशि होगी वही आपकी लग्न होगी। जैसे 7 लिखा है, 7 का अंक शुक्र की राशि तुला के लिए है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों की लग्न तुला होगी। अब बात करते हैं तुला लग्न के लिए शुभ और अशुभ ग्रहों की। तुला लग्न के लिए शुक्र लग्नेश और अष्टमेश है। लग्नेश होने के कारण शुभ फल देता है और पारसरीय ज्योतिष के अनुसार यदि अष्टमेश लग्नेश भी हो तो उसके फल शुभ ही होते हैं। इसमें एक शर्त आप और जोड़ लीजिए, अष्टम भाव पीड़ित न हो। इस तरह से पहला शुभ ग्रह हो गया लग्नेश शुक्र। दूसरे भाव में मंगल की राशि आती है वृश्चिक, उसकी दूसरी राशि आती है सप्तम भाव में। इस तरह से मंगल कुंडली के लिए द्वितीयेश और सप्तमेश हुआ। एक केंद्र का स्वामी मंगल जैसा कुर ग्रह है तो पारसरीय ज्योतिष के हिसाब से वह शुभ फल ही देगा। तीसरे भाव में और छठे भाव में गुरु की राशियां धनु और मीन आती। 2 अशुभ भावों का स्वामी होने के कारण तुला लग्न के लिए गुरु सबसे अशुभ ग्रह है।
गुरु, शुक्र, चंद्र और बुध ये सौम्य ग्रह कहलाते हैं, लेकिन लग्न के अनुसार यह ग्रह शुभ और अशुभ हो जाते हैं। तो जहां तक बृहस्पति की बात है, उसकी सौम्यता को लेकर कोई विवाद नहीं, लेकिन तुला लग्न के लिए उससे ज्यादा अशुभ फल देने वाला और कोई ग्रह नहीं होगा। अब इसकी अशुभता और किसी क्रूर ग्रह की अशुभता में अंतर क्या होता है? जैसे मंगल है, वो बुध की राशियों के लिए सबसे ज्यादा अशुभ होता है, बृहस्पति शुक्र की राशियों के लिए सबसे ज्यादा अशुभ होता है। तो बृहस्पति और मंगल के फल में फर्क ये होगा कि मंगल के जो फल होंगे वे शारीरिक ज्यादा होंगे, उनमें उनकी अशुभता में मंगल का कारकत्व जुड़ा होगा। मंगल के कारकत्व क्या है? चोट, दुर्घटना, लड़ाई झगड़ा, मारपीट। तो अगर अशुभ मंगल की महादशा चल रही है तो इस तरह की घटनाएं होंगी। अगर अशुभ बृहस्पति की महादशा चल रही है तब इस तरह की घटनाएं कम होंगी, अंतरदशाओं में हो सकती है। यदि गुरु का संबंध मंगल के साथ हो रहा है और मंगल की अंतरदशा आ गई गुरु की महादशा में, मान लीजिए किसी की तुला लग्न है, गुरु की महादशा में मंगल का अंतर आ गया, मंगल 8वें भाव में स्थित है मान लीजिए, और गुरु 3रे भाव में स्थित है, मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी गुरु पर। तो गुरु महादशा में जो मंगल के फल होंगे उनमें मंगल के नैसर्गिक गुणों की प्रधानता होगी। परिवार में किसी की मृत्यु हो सकती है, कोई गंभीर रूप से बीमार हो सकता है, संपत्ति के विवाद के लिए कोई उग्र विरोध हो सकता है और उसमें लड़ाई झगड़ा, तमाम तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं, दुर्घटना हो सकती है, चोट लग सकती है, किसी की मृत्यु तक हो सकती है। तो फर्क यह हुआ अशुभ मंगल और अशुभ बृहस्पति में। बृहस्पति अगर अशुभ है तो मानसिक कष्ट ज्यादा देता है। बृहस्पति का संबंध मानस से है, मन से है, और मंगल का सरल संबंध शरीर से। उसके बाद फिर से मैं बात करता हूं ग्रहों की। 4थे भाव में शनि की राशि मकर और 5वें भाव में शनि की राशि कुंभ। एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी होने के कारण शनि तुला लगने के लिए सबसे ज्यादा शुभ फल देने वाला ग्रह होता है और ऐसे ग्रह को योग कारक देते हैं, ग्रह कहते हैं। तुला लगने के लिए योग कारक शनि की महादशा निश्चित रूप से अच्छी होती है। यदि शनि अच्छी स्थिति में है, जैसे लग्न में है तो उच्च का हो जाएगा, मकर में है 4थे भाव में अपनी राशि में हो जाएगा, 5वें भाव में है कुंभ राशि में हो जाएगा, तो उसके शुभ फल और ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसमें आप मंगल के कारकत्व, नैसर्गिक कारकत्व का भी ध्यान रखिए। फल धीरे धीरे मिलेंगे, उनमें देरी होगी। जैसे 5वें भाव में कुंभ में अगर शनि बैठा हुआ है तो संतान प्राप्ति में कुछ विलंब होगा, लेकिन संतान निश्चित रूप से होगी और उस संतान से शनि महादशा में सुख भी मिलेगा व्यक्ति को। उसके बाद बात आती है बुध की। बुध 9वां भाव और द्वादश भाव का स्वामी होता है। सर्वाधिक शक्तिशाली त्रिकोण
और द्वादश भाव जो मोक्ष का भी भाव है, साधना के लिए, विदेश जाने के लिए बुध की महादशा बहुत अच्छी होती है। यदि बुध का संबंध चंद्रमा के साथ कहीं बनता है, यदि दसम भाव में बनता है, तब तो बुध महादशा में चंद्र का अंतर और चंद्र की महादशा में बुध का अंतर व्यक्ति के व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए बहुत अच्छे फल देता है। उसी तरीके से यदि यह नवम भाव में बनता है, तो नवम भाव में व्यवसाय के संबंध में, नौकरी के संबंध में व्यक्ति का भाग्य साथ देता है और वह अपने व्यवसाय और नौकरी के संबंध में लंबी सुखद यात्राएं करता है। इसी तरह से अगर यह योग 12वें भाव में बन रहा है, तब व्यक्ति लंबी यात्रा करता है, विदेश तक जाने के अवसर उसे प्राप्त हो सकते हैं और घर से दूर जाने पर व्यक्ति का भाग्योदय होता है। दसम भाव में चंद्रमा की राशि आती है कर्क, एकादश भाव में सूर्य की राशि आती है सिंह। इस तरह से चंद्रमा दशमेश है और एकादशेश है सूर्य। शुभ ग्रह में फिर से दोहरा देता हूं, लग्ने शुक्र, योग कारक शनि और नवमेश बुध, 3 ग्रह शुभ हैं। मंगल भी, यदि मंगल के भाव पीड़ित नहीं है तो अपनी दशा महादशा में अच्छे फल ही देता है। बृहस्पति सबसे अशुभ फल देता है। सूर्य धन देने में समर्थ होता है, धन देता है, प्रतिष्ठा देता है, लेकिन अपनी दशा महादशा में, अंतरदशा में शारीरिक मानसिक कष्ट अवश्य देता है। चंद्रमा व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए अच्छा करता है यदि अच्छी स्थिति में है तब, लेकिन उसके फलों में कुछ न कुछ दोष अवश्य होता है। चंद्रमा है, मन का कारक है, व्यक्ति को जो मिलता है उससे वह संतुष्ट नहीं होता। अब बात करते हैं राजयोगों की। एक बहुत अच्छा योग अंशावतार, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है। अंशावतार तब बनता है जब केंद्रों में चर राशि हो, मतलब 1, 4, 7, 10, मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि केंद्र में हो। ऐसा किस किस लग्न में बनेगा? एक तो मेष लग्न में बनेगा, दूसरा कर्क लग्न में बनेगा, तीसरा तुला लग्न में बनेगा और चौथा बनेगा मकर लग्न में। तो ये लग्न हो मेष, कर्क, तुला या मकर। शनि अपनी उच्च राशि तुला में बैठा हो, जैसे बात मैं कर रहा हूं तुला लग्न की, तो शनि लग्न में बैठा हो। बृहस्पति कहीं भी केंद्र में बैठा हो, इसमें राशि की शर्त नहीं है, भाव की कोई शर्त नहीं। इस सूत्र के अनुसार चतुर्थ भाव में यदि बृहस्पति बैठेगा, जहां तुला लग्न में बृहस्पति की नीच राशि आती है मकर, तब भी यह योग बनेगा। हां, अगर चतुर्थ में बैठता है गुरु और दशम में बैठता है, तब उसके फलों में अंतर होगा, क्योंकि चतुर्थ में वह अपनी नीच राशि में होगा और दशम में अपनी उच्च राशि में होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि अगर कोई योग भाव में बन रहा है तो उस भाव में राशि कौन सी है, राशि अनुसार फलों का की मात्रा कह सकते हैं आप, परिणाम कह सकते हैं, उसकी नाप आप कह सकते हैं, उसमें फर्क होगा। शुभता अशुभता के लेवल में फर्क होगा, अंतर होगा।
और उसके बाद शुक्र के लिए भी कोई शर्त नहीं। लेकिन अगर शुक्र चतुर्थ भाव में जहां वह दिग्बली होता है अगर बैठे तो यह योग और शक्तिशाली हो जाता है। अब मान लीजिए लग्न में शनि अपनी उच्च राशि में हो, शुक्र चतुर्थ भाव में जहां वह दिग्बली हो और बृहस्पति उच्च का दशम भाव में कर्क राशि में हो, तो अंशा अवतार बनेगा। लेकिन यहां एक लेकिन अवश्य लगेगा, बृहस्पति की महादशा उतनी अच्छी नहीं जाएगी जितनी शनि और शुक्र की जाएगी। क्यों? क्योंकि शनि योग कारक है और बृहस्पति सबसे अशुभ ग्रह है। योग तो बन जाएगा लेकिन बृहस्पति की महादशा में कष्ट भी अवश्य होंगे। अब मैं बात कर लूं कि अंश अवतार क्या होता है। जो हिंदू ज्योतिष है, हिंदू धर्म है, उसके अनुसार ईश्वर मनुष्य रूप में अवतार लेता है या किसी और प्राणी के रूप में अवतार लेता है। कभी कभी उसका पूर्ण अवतार होता है जैसे राम का, कृष्ण का, और कभी कभी ईश्वर का अंशावतार होता है। मतलब कोई व्यक्ति जन्म लेता है और उसके अंदर कुछ ईश्वरीय अंश होते हैं, मानवीय गुणों की अधिकता होती है। तो यहां अंशावतार से मतलब इस तरीके का है। इस योग में मैंने यह देखा है कि व्यक्ति को प्रसिद्धि अवश्य मिलती है, मान सम्मान अवश्य मिलता है, ख्याति अवश्य मिलती है और उसके जीवन में एक विशेष तरह की शुभता होती, लोग उसका सम्मान करते हैं। तो यहां जब अंशावतार की बात हो रही है तो मेरा मतलब इतना ही है, यह योग व्यक्ति को प्रसिद्धि देगा, सम्मान देगा, धन संपत्ति देगा और उस तरह के तमाम सुख देगा जो भौतिक सुख कहलाते हैं और ऐसे सुख भी देगा जो मानसिक सुख कहलाते हैं। अब इसकी वजह क्या है कि योग कारक शनि यहां उच्च का हो रहा है, बृहस्पति केंद्र में बैठा हुआ है। केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति कुंडली के अनेकों दोष, लाखों दोष नष्ट कर देता है। ऐसा ज्योतिष में माना गया है, कहा गया है, लिखा गया है ज्योतिष ग्रंथों। उसी तरह से शुक्र केंद्र में बैठकर कुंडली के सैकड़ों दोष नष्ट कर देता है। तो दो ऐसे ग्रह जो कुंडली के लाखों हजारों दोष नष्ट कर सकते हो वे केंद्र में है और योग कारक ग्रह अपनी उच्च राशि में, तब व्यक्ति को निश्चित रूप से ऐसा लगेगा कि इस व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषता अवश्य है। सामने वाले को ऐसा लगेगा, उसे आप ये भी कह सकते हैं कि उसे ऐसा लगेगा जैसे इसमें कोई दैवीय गुण है। यह अंशावतार है। अब बात करते हैं दूसरे राजयोगों की। वो कैसे बनेगा? शनि अपनी उच्च राशि तुला में लग्न में हो, मंगल अपनी उच्च राशि मकर में चतुर्थ भाव में हो। याद रखिए चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा और शुक्र है। जब सुख की बात करेंगे, मानसिक सुख की बात करेंगे, तब चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक। जब भौतिक सुख की बात करेंगे तो शुक्र चतुर्थ भाव का कारक। जब जमीन जायदाद की बात करेंगे तो मंगल सबसे बड़ा कारक चतुर्थ भाव का होता है। और अगर चतुर्थ भाव में मंगल की उच्च राशि आ रही हो, मंगल वहां पर उच्च का हो,
तब व्यक्ति के पास जमीन जायदाद की कमी नहीं होगी। उसके पास ऐसी तमाम जमीन होगी जहां पर वह अपना मकान बना सकता है, और उसे उसके मकान के साथ साथ आगे पीछे खाली जमीन भी उसे मिलेगी। तो पहला मैंने बताया, शनि अपनी उच्च राशि तुला में, यही पर्याप्त है। इतना ही किसी व्यक्ति के जीवन को अच्छा बनाने के लिए। किस दृष्टि से? संतान और जमीन जायदाद की दृष्टि से, क्योंकि शनि चतुर्थ भाव का कारक है, चतुर्थ भाव का स्वामी भी है तुला लग्न के। अब अगर इसमें मंगल भी जुड़ गया, मंगल चतुर्थ भाव में आ गया, तो चतुर्थ भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में, चतुर्थ भाव के लिए जमीन जायदाद का कारक मंगल अपनी उच्च राशि में, चतुर्थ भाव। अब अगर इसके साथ चंद्रमा भी जुड़ गया, तो व्यक्ति अपनी उस जमीन जायदाद को एंजॉय करेगा, उसका सुख उठाएगा, उसे भोगेगा, उसे अच्छा लगेगा। वो अपने बरामदे में बैठकर अपने साम्राज्य को देखेगा और उससे आनंदित होगा, अगर चंद्रमा भी वहां जुड़ गया तो एक हुआ शनि लग्न में उच्च राशि का, दूसरा हुआ मंगल चंद्रमा के साथ चतुर्थ भाव में। चंद्रमा यहां मानसिक सुख के लिए बहुत अच्छा ग्रह है और दिग्बली है, कारक है। मंगल यहां पर उच्च का हो गया। अब एक और इसमें योग जोड़ दीजिए, इतना काफी है, पर्याप्त है। अब इसमें अगर एक और योग जुड़ता है, सूर्य और बुध, एकादशेश सूर्य, नवमेश बुध, नवमेश और द्वादशेश बुध के साथ दशम भाव में आ जाते हैं। इस योग में और ज्यादा, इस राजयोग में और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। शनि की 10वीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, जहां सूर्य और बुध स्थित है, और उसकी मंगल और चंद्र की 7वीं दृष्टि सूर्य और बुध पर पड़ेगी। दशम भाव, चतुर्थ भाव बहुत ज्यादा बलवान हो गए। और एक और बात को मैं फिर से मैं आऊंगा अंशावतार पर। अंशावतार के लिए भारत के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिषी डॉक्टर वीवी रमन, उन्होंने जो लिखा है अपनी किताब में, उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है, निष्कलंक प्रसिद्धि। उसे प्रसिद्धि मिलती है और उस प्रसिद्धि में कोई दोष नहीं होता, कोई कलंक नहीं होता। बहुत सा व्यक्ति गलत कारणों से प्रसिद्धि होता है या कुख्यात होता है। अंशावतार वाले व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता। दूसरा क्या है, व्यक्ति में यौन संबंधों की लालसा होती, लेकिन उसका यौन सुख हरदम नियंत्रित होता है। ये थोड़ा सा मैंने डॉक्टर वीवी रमन की टिप्पणी और जोड़ दी। अब आज का वीडियो इतना ही। इसके बाद अगली लग्न है वृश्चिक। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोज को सुनने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। यदि आपने किसी कारण से अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।